मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक समंथा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो रोड पर कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से वो थिएटर के आगे आकर रुक जाती है। जब उसकी नज़र थिएटर के बोर्ड पर पड़ती है तो वहाँ पर एक मूवी लगी हुई थी, लेकिन मूवी के नीचे समंथा का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर समंथा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जब वो थिएटर के अंदर जाती है तो थिएटर पूरा खाली पड़ा हुआ था। वो थिएटर की एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और इतने में ही मूवी चालू हो जाती है। मूवी के अंदर समंथा अपने आप को देखती है, जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और किसी से डरकर भाग रही थी। वो भागते भागते फिसल जाती है और एक सड़ी हुई डेड बॉडी के ऊपर गिर जाती है। समंथा डरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम जेसन होता है। जेसन समंथा को अपने साथ लेकर रोड पर चला जाता है। तभी उन्हें रोड पर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखती है। वो उस गाड़ी को रोक लेते हैं। उसके अंदर से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। पुलिस ऑफिसर के सामने वो इंसान आ जाता है जो कि समंथा के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस ऑफिसर उस इंसान के ऊपर शूट कर देता है। पुलिस ऑफिसर उस इंसान का मास्क हटाकर उसकी शक्ल देख लेता है, जिसके बाद वो डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी ही गन से खुद को शूट कर लेता है, जिसके कारण वो मर जाता है। समंथा और जेसन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर वहीं पास ही के एक घर में जाते हैं, जो कि उनके दोस्त माइक का घर होता है। वो माइक को बताते हैं कि एक मास्क पहना हुआ इंसान उनको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी इतने में पीछे से वो मास्क पहना हुआ आदमी वहां पर पहुंच जाता है। माइक एक शॉटगन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ इंसान उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। माइक को बचाने के लिए जेसन उस मास्क मैन से लड़ने के लिए जाता है, जिसके दौरान उन दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ इंसान जेसन को भी मार डालता है। वहीं समंथा को बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। जब वो बेसमेंट के अंदर पहुंचती है तो वहां उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। जब वो मास्क पहना हुआ आदमी समंथा को मारने के लिए आता है तो समंथा उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करती है। इसी दौरान उसका मास्क उतर जाता है। समंथा देखती है कि वो और कोई नहीं, उसके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट था, जिसका नाम फ्रेड होता है। फ्रेड समंथा को बताता है कि कुछ दिन पहले धरती पर एक मीटियोर गिरा था। उस मीटियोर के अंदर से कुछ एलियन स्पाइडर बाहर आई थी और वो सभी लोगों के मुंह के अंदर घुस रही थी, जिसके कारण सभी लोग एलियन बन रहे थे। फ्रेड ने अपने आप को बचाने के लिए अपने मुंह पर एक मास्क पहन लिया था और वो सभी इन्फेक्टेड इंसानों को मार रहा था जिनके अंदर वो स्पाइडर्स चली गई थीं। ये सुनने के बाद समंथा चिल्लाने लगती है और उसके सर के 2 हिस्से हो जाते हैं। उसके सर के अंदर से भी एलियन स्पाइडर बाहर आती है। अब फ्रेड समंथा को मार देता है। जब वो उस कैबिनेट से बाहर निकलता है तो वहाँ चारों साइड स्पाइडर्स ने उसे घेर लिया था। वो किसी तरह अपनी कार में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है और एंथोलॉजी हॉरर मूवीज के अंदर अक्सर 2-3 कहानियों को दिखाया जाता है। अब हमें दूसरी कहानी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम डेविड और एना को देखते हैं। वो दोनों उसी थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए आए थे और पहली कहानी की तरह अब की बार भी ये थिएटर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मूवी के अंदर हमें एना और डेविड को ही दिखाया जाता है। एना के फेस पर एक बहुत बड़ा निशान होता है। डेविड एना को बताता है कि वो उस निशान को ठीक करवा सकता है, क्योंकि उसकी मॉम भी प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहती हैं, इसीलिए वो सर्जन एना के फेस को भी ठीक कर देगा। जिसके बाद अगले दिन एना उसी सर्जन के पास जाती है और उसके फेस की वो सर्जरी करने लगते हैं। प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद एना की जब आंख खुलती है तो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड डेविड और उसी के साथ उसकी नर्स भी होती है। डेविड एना के फेस की कुछ फोटोज क्लिक करता है और उसे एक मिरर ताकि वो अपने चेहरे को देख सके, लेकिन नर्स उससे मना कर देती है कि वो अपने चेहरे को नहीं देख सकती। रात को एना चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो एक रूम के अंदर जाती है जहां पर उसे एक कंप्यूटर मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से सुधारने की जगह और बिगाड़ा जा रहा है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब भी उसे एक रूम से आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो वहां पर एक और लड़की लेटी हुई होती है। उस लड़की की भी प्लास्टिक सर्जरी हो रखी थी। जब एना उसके फेस को देखती है तो वो शॉक हो जाती है।
क्योंकि उस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी से आंखें और नाक गायब कर दी गई थी। अब ये देखकर तो ऐना और भी ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सर्जन और नर्स आ जाती है। वो उसे बेहोश कर वहां से ले जाते हैं। सुबह को जब ऐना की आंख खुलती है तो उसकी एक और सर्जरी हो चुकी थी और उसके सामने डेविड बैठा हुआ होता है। डेविड के जाने के बाद ऐना अपने फेस की पट्टियों को हटाती है। सर्जन ने उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था, लेकिन तभी वहां पर डेविड आता है। वो अपनी मॉम को वहां लेकर आया था और उनका चेहरा भी ऐना के जैसा था। अब रियलिटी में थिएटर के अंदर ऐना बैठी हुई होती है। वो देखती है कि उसके पास से डेविड गायब हो चुका था। वो डेविड को ढूंढते हुए थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में जाती है। वहां ऐना को एक इंसान दिखता है जो कि मूवीज को प्रोजेक्ट करता है। वो ऐना को बताता है कि वो लोगों के डरावने सपनों को वहां दिखाता है। ये सुनकर ऐना बहुत ज्यादा डर जाती है। तीसरी कहानी में हमें चर्च के एक फादर को दिखाया जाता है। वो भी थिएटर के बाहर पहुंचते हैं, जहां थिएटर के बोर्ड पर उन्हें अपना नाम लिखा हुआ दिखता है। वो थिएटर के अंदर जाते हैं और वहां पर मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उनके ही चर्च का एक लड़का जो कि पोजेस हो चुका था, यानी कि उसके ऊपर कोई आत्मा आ चुकी थी। वो बच्चा सुसाइड करने के लिए चर्च की छत पर चढ़ गया होता है और वो बच्चा चर्च की छत से कूद जाता है। तभी हमें एक लड़की डैनी और उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। दूसरी साइड चर्च के अंदर वही फादर जिनका नाम बेलाडिक्ट होता है वो भी होते हैं। उनके साथ चर्च की एक नन भी होती है और वो दोनों चर्च के अंदर इंटीमेट हो रहे होते हैं। अगले दिन वही बच्ची डैनी जो कि अपनी फ्रेंड से लड़ रही होती है, तभी अचानक से उसे वहां एक शैतान दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। रात को चर्च के सारे बच्चे पजेस हो जाते हैं। तभी हमें फादर और उसी नन को दिखाया जाता है। वो दोनों शैतान से लड़ने के लिए कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वही बच्चा वहां आ जाता है जिसने स्टार्टिंग में सुसाइड किया था। वो पूरी तरीके से शैतान बन चुका था और वो फादर के ऊपर हमला कर देता है। वो बच्चा खड़े होकर बोलता है कि वो शैतान नहीं है बल्कि वो शैतान है। फादर और नन को लगता है कि वो डैनी की बात कर रहा था, इसीलिए वो दोनों डैनी को मारने के लिए उसके रूम में जाते हैं, जहां डैनी की मॉम आकर उन दोनों को रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और उन्हें पता चलता है कि वो शैतान और किसी के अंदर नहीं बल्कि डैनी की मदर के अंदर होता है। वो शैतान उन बच्चों के रूम में जाता है और उन सभी को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो सभी बच्चे पजेस होकर फादर और नन पर हमला कर देते हैं। फादर किसी तरीके से एक तलवार लेकर उन सारे ही बच्चों को मार डालते हैं। डैनी की मदर जिनके अंदर वो शैतान आ चुका था वो छत पर जाती हैं और वहां से सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए वहां नन पहुंच जाती है। लेकिन डैनी की मदर उस नन को भी लेकर वहां से कूद जाती है, जिसके बाद डैनी की मदर तो मर जाती है लेकिन वो नन बच जाती है, क्योंकि वो शैतान अब नन के अंदर आ चुका था। थिएटर के अंदर हमें फादर बेलाडिक्ट को दिखाया जाता है, जो कि ये मूवी देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी वहां पर वो थिएटर वाला इंसान आता है और फादर को मार डालता है। चौथी कहानी में हमें हेलेना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए आती हैं। हेलेना देखती हैं कि ये मूवी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी। मूवी के अंदर उसके ही दोनों बच्चे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास आए हुए थे। हेलेना अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाती है, लेकिन तभी डॉक्टर के पास उसकी एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। हेलेना देखती है कि उसके दोनों बच्चे भी वहां से गायब हो चुके थे। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ हॉस्पिटल के सारे ही लोग बहुत ज्यादा अजीब थे। वो अपने बच्चों को ढूंढ ही रही होती है, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। वो मेंटली खुद पागल हो चुकी थी और वो अपने ही इलाज के लिए उस हॉस्पिटल के अंदर थी। वो बच्चे भी उसके नहीं थे बल्कि उसकी इमेजिनेशन के लिए उन बच्चों को वहां रखा गया था। वहां उसे डॉक्टर की आवाज से पता चलता है कि अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसीलिए डॉक्टर ने उसके बैग में एक गन को रख दिया है, जिससे कि वो खुद ही सुसाइड कर मर जाए। लेकिन हेलन अपने आप को शूट करने की जगह उस डॉक्टर को शूट कर देती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। रियलिटी में थिएटर के अंदर हेलेना बैठी हुई होती है। वो अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और उसके अंदर एक गन रखी हुई थी। वो गन से अपने आप को शूट कर मर जाती है। आखिरी कहानी में हमें रायली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो भी थिएटर के अंदर पहुंचता है। वो मूवी के अंदर देखता है कि वो एक स्टेज पर पियानो बजा रहा था। परफॉर्म करने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में एक इंसान आ जाता है जो कि रायली को गन पॉइंट पर ले लेता है। रायली के फादर रायली को बचाने के लिए उस इंसान से लड़ने लगते हैं, जिस बीच वो इंसान रायली के फादर को मार डालता है
और वो उसकी मदर को भी मार डालता है। रायली वहां से भागने लगता है, लेकिन वो इंसान रायली का पीछा कर रहा होता है और वो इंसान रायली को भी शूट कर देता है। लेकिन तभी रायली की आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। डॉक्टर्स उससे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे आराम करना चाहिए। रात को रायली की जब आंख खुलती है तो उसके बगल में एक और पेशेंट लेटा हुआ था जिसका फेस पूरी तरीके से कटा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर वही इंसान पहुंच जाता है जिसने रायली के पेरेंट्स को मारा था। वो रायली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक नर्स आती है, इसीलिए वो इंसान वहां से भाग जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर रायली वहां की एक पेशेंट केसी से मिलता है। वो केसी से थोड़ी बहुत बात करता है और तभी केसी दूसरे रूम में जाती है और तभी अचानक से केसी को भी कोई मार डालता है और तभी रायली के सामने वही इंसान आता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। वो मदद मांगने के लिए नर्स के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि नर्स को भी किसी ने मार डाला था। वो एक रूम के अंदर जाकर छिप जाता है जहाँ पर केसी की डेड बॉडी रखी हुई थी। वो केसी की डेड बॉडी के पास जाकर चुपचाप लेट जाता है। वो मर्डरर उस रूम में आता है, लेकिन उसे रायली वहां नहीं दिखता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। रायली उस रूम से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहां पर वो मर्डरर आ जाता है। वो रायली को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रायली वहां से एक ऑब्जेक्ट को उठाकर उसके सर के आर पार कर देता है, जिससे कि वो मर्डरर मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स रायली को वहां से ले जा रहे थे, लेकिन तभी रायली को केसी दिखाई देती है जो कि वहां खड़ी हुई होती है, साथ ही में वो मर्डरर भी जो कि वहां बिल्कुल जिंदा था। थिएटर के अंदर रायली के पास वही थिएटर वाला इंसान आता है। रायली उससे पूछता है कि क्या वो मर चुका है, जिस पर वो इंसान बताता है कि वो तो नहीं, लेकिन बाकी सब मर चुके हैं। जिसके बाद रायली के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जिनकी अपनी अपनी कहानी में मौत हो गई थी। ये देखकर रायली वहां से भाग जाता है। थिएटर के अंदर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि मूवीज वाले रूम के अंदर गया हुआ होता है, जहां पर काफी सारी मूवीज की रील रखी हुई होती हैं, यानी कि इतने सारे लोग उस थिएटर के अंदर मर चुके थे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूवी के आखिर में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज बनी हैं, जिनमें से एक थ्योरी बताती है थिएटर के अंदर प्रोजेक्शन वाला इंसान ही एक शैतान था जो कि थिएटर के अंदर उन लोगों को उनके बुरे सपने दिखा देता था और उनको आखिर में मार देता था। इसीलिए वो लोगों को मारकर उनकी एक मूवी बना लेता था और उनकी ही रील्स को कलेक्ट कर रहा था। अगर आप लोगों को ये मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन करना।